ब्रेक के बाद स्वागत है आपका आर्यन अभियान में। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि अन्ना की जनतंत्र रैली जो पटना में हुई उसका क्या उद्देश्य, क्या मकसद, क्या दिशा है। और इस चर्चा में यही बात निकलकर सामने आ रही है कि कोई ऐसा लगता है कि स्पष्ट नीति नहीं है अन्ना की। मदन जी, हम आपसे यह भी जानना चाहेंगे, ब्रेक से पहले जैसे अभिरंजन जी ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि अन्ना जो भी बोलते हैं वो शायद उनकी अपनी भाषा नहीं होती है। पहले अरविंद केजरीवाल और किरण बेदी ने उन्हें हाईजैक कर रखा था। जो भी चीजें होती थी, अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से बोलते थे अन्ना वही बात दोहराते थे। और कल ये दिखा, पटना में ये दिखा कि वीके सिंह और दूसरी तरफ संतोष जी की अगर बात की जाए तो उनकी बात दोहरा रहे हैं अन्ना, जो एक सवाल में भी लगा। एक मीडिया कर्मी ने एक जब सवाल पूछा कि बिहार में इस तरीके से भ्रष्टाचार फैला हुआ है, किसानों के साथ ये शोषण हो रहा है, गरीबों के साथ ये हो रहा है, तो वो इससे पहले कुछ बोलते हैं। हालांकि वो कैमरे पर किसने ये बोला ये बात नहीं समझ में आई, लेकिन ये जरूर एक आवाज पीछे से आई 10 से 15 साल, और वही 10 से 15 साल फिर अन्ना ने भी दोहराया। यानी अन्ना कुछ भी अपने तरफ से शायद नहीं बोल रहे, हाईजैक्ड है अभी भी। देखिए, ये कहना तो शायद सही नहीं है कि वो हाईजैक्ड है। मेरा तो मानना है कि शुरू से अन्ना का जो नेतृत्व है वो अक्षम दिख रहा है, उनमें अक्षमता है। और इस कारण से इर्द गिर्द के किसी भी आंदोलन में कई तरह के लोग आएंगे, आप उनको आने से नहीं रोक सकते हैं। और कई ग्रुप आप पर हावी भी होना चाहेंगे। नेतृत्व की ये क्षमता होनी चाहिए कि उन तमाम लोगों को मैनेज कर सके, टैकल कर सके, किसको कितनी दूर रखना है, किसको कितना पास रखना है। अगर इतनी क्षमता नहीं है तो आप एक राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व तो नहीं दे सकते हैं। गांव में तो व्यवहारिक लड़ाई होती है, चापाकल कुआं गाड़ने की, वो तो आप लड़ लेंगे। लेकिन देश का नेतृत्व अगर करना है किसी भी मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर या किसी अन्य मुद्दे पर, तो आपकी एक दृष्टि स्पष्ट होनी चाहिए, अपना एक विजन होना चाहिए, अपने अंदर एक समझ होनी चाहिए। हमको शुरू से अन्ना हजारे में कमी लगी है। यही नहीं बल्कि आप देखें, सही बात आ रही है, बिहार में नीतीश कुमार का भ्रष्टाचार हम समझते हैं कि पूरी तरह से चर्चा में हर जगह रहता है, लेकिन वो पहले से ये बात थी कि वो नहीं बोलेंगे। कल के गांधी मैदान के भाषण में एक बात साफ है कि वीके सिंह का भाषण पॉलिटिकल भाषण था जी, एकदम पॉलिटिकल भाषण था। और बार बार अपने बयान में वो 2014 का जिक्र करते हैं कि 2014 में हमको जो है लड़ाई लड़ लेनी है। भाई, ये 2014 का मार्क क्या है कि लड़ाई लड़ लेनी है? तो वही मतलब जुबान पर अन्ना है और दिल में तमन्ना है राजनीति करने की। दूसरी बात कि जनतंत्र मोर्चा घोषित किए अन्ना हजारे ने, कहा चुनाव नहीं लड़ेगा, लेकिन कल वो पूरा मैनिफेस्टो वीके सिंह पढ़ गए। बिल्कुल, और वो घोषणा पत्र ऐसा लग रहा था किसी पॉलिटिकल पार्टी का घोषणा पत्र। बिल्कुल मदन जी, हम दोबारा आएंगे। एक दर्शक हमारे साथ, बिल्कुल हम आपके पास आएंगे। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं पटना से, नीरज है। स्वागत है नीरज जी आर्यन अभियान में, क्या कहना चाहते हैं आप? नमस्कार सर। नमस्कार, अपनी बात रखें। जी, मैं ये पेशे से एक सिंगर हूँ जी, और मैं संगीत के जरिए लोगों का मनोरंजन करता हूँ जी। और मैं उस भीड़ में कल था वहाँ पे गांधी मैदान में जी। तो मुझे ये देख के ये नहीं लगा कि अन्ना में वो जोश और खरोश अभी बरकरार है। और रही बात देशभक्ति की जी, तो ये देशभक्ति की बातें कहना बहुत आसान है कि जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आजकल हमारे समाज में ये सुन के हमें यही लगता है कि इसका मतलब इसको निभाना बहुत बड़ा मुश्किल है। सुनना बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन इसके कोई हर नेता हो या करप्शन इतना बढ़ गया कि हर चीज में करप्शन। और ये रही बात अन्ना के, तो अन्ना एक ऐसे शख्सियत है जिनको कभी अपने लिए नहीं जिया, हमेशा दूसरों के लिए। न उन्होंने अभी तक कोई शादी की, न विवाह की, कुछ भी नहीं किया। बिल्कुल नीरज, हम तारीफ भी करते हैं अन्ना की, इसमें कोई शक नहीं है। लगातार इस मंच से हम तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन यही हम कहना भी चाह रहे हैं कि क्या अन्ना का जो मकसद है, जो एक नीति है, वो स्पष्ट है या नहीं? अगर स्पष्ट नहीं है तो क्यों वो अब बिहार के भ्रष्टाचार के मामलों पर उन्होंने कल क्यों कुछ नहीं बोला, टाला क्यों? सवाल ये है नीरज है कि अन्ना जी, अगर करप्शन है तो करप्शन तो हर पार्टी में है, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, इस पार्टी में करप्शन नहीं है और बिना करप्शन के आजकल पार्टियां चलती नहीं। मेरा मानना है तो अन्ना को व्यक्तिगत एक कांग्रेस पर फोकस करना ये मेरे ख्याल से अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल यही बात हम भी कर रहे हैं, अन्ना की तारीफ हम भी कर रहे हैं, लेकिन उनके नीतियों में कहीं ना कहीं कुछ कमी जरूर है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। उमेश जी, एक बात करना चाहेंगे। एक यहाँ पर जिस तरीके से मदन जी ने कहा कि हाईजैक्ड, हम ये तो नहीं मानेंगे कि पूरे तरीके से नहीं है, लेकिन हाँ
लीडरशिप क्वालिटी शायद उनमें नहीं है, ये बात मदन जी ने कही। हम ये ना कह के हम आपसे ये जानना चाहेंगे, चलिए वो 10-15 साल अन्ना ने भले ही दूसरे की बात खुद कही, फिर भी 10-15 साल अन्ना ने कहा और कई ऐसी बातें उन्होंने कही जो ऐसा लग रहा था कि वो या तो कॉन्फिडेंस नहीं है या एक ढीला ढाला अप्रोच, ढीला ढाला रवैया उनके पूरे रैली के दौरान मंच पर दिखाई दिया। तो क्या इस ढीले ढाले रवैये के साथ वो व्यवस्था परिवर्तन करेंगे? और अगर व्यवस्था परिवर्तन करेंगे तो ये पटना में ही क्यों याद आया? क्योंकि आपको याद होगा उनके पूर्व सहयोगी जब दिल्ली में अन्ना हजारे जन लोकपाल और भ्रष्टाचार के लिए आंदोलन कर रहे थे तो उनके पूर्व सहयोगी विश्वास ने कई बार ये बातें कही थी कि दूसरे राज्य में भी इसी तरीके से भ्रष्टाचार फैला है। उस वक्त अन्ना को यह बात नहीं नजर आई। अब अन्ना पटना आते हैं तो बिहार की बोली बोलने लगते हैं, जेपी आंदोलन की बात करने लगते हैं, नीतीश कुमार के रंग में रंगते हुए नजर आ रहे हैं, जैसा अभिरंजन जी ने कहा कि जबरदस्त मैनेजमेंट था नीतीश कुमार का। तो क्या अब अन्ना हजारे को नीतीश के रूप में एक बेहतरीन संरक्षक, एक शक्तिशाली संरक्षक मिल गया है? देखिए, मैंने जो कहा, बुनियादी चीज़ जब तक वो होमवर्क नहीं करेंगे किसी आंदोलन के लिए बहुत आवश्यक होता है। इनको अपना एक स्ट्रक्चर पहले बात विमर्श करके अपने अनुयायियों से, अपने लोगों से, सलाहकारों से बनाना चाहिए और उसका जब तक सेप नहीं बनाएंगे, अभी देखिए मैं बार बार कहता हूँ आपको कि 55 से 60 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे है, 45 करोड़ लोग गरीब है, 110 करोड़ लोगों की समस्या को जब तक इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे तो ये कहते हैं कि 1 लाख लोग हमारे साथ आ जाएगा तो हम परिवर्तन कर देंगे। ये संभव है? 6 महीने आप इतने लोगों को क्यों नहीं अपने साथ जोड़ रहे हैं? मैं एक उदाहरण देता हूं। फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2007 में इंडिया गवर्नमेंट ने बनाई, इसी सरकार ने, यूपीए की सरकार ने बनाई इस राइट्स एक्ट, और पहली बार राइट्स दिया गया है ड्वेलर्स को, फॉरेस्ट आदिवासियों को। स्टेट गवर्नमेंट को इंप्लीमेंट करना था। आज तक स्टेट गवर्नमेंट तो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ में है, कहीं एनडीए है, कहीं समाजवादी है, कहीं और दूसरी पार्टी है। इन लोगों ने क्यों नहीं इंप्लीमेंट किया? इस इशू को अन्ना क्यों नहीं टेकअप करते हैं? क्योंकि गरीबों से संबंधित जो इशू है, आप सिर्फ एक तरफ देख रहे हैं कि पटना, दिल्ली में क्या हो रहा है, लेकिन येदियुरप्पा ने क्या किया, यहाँ झारखंड में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, मायावती जी ने क्या किया, सीबीआई सब पर जांच रेफर कर दिया, उसके बाद उन्हें इससे कोई मतलब नहीं, उनके लिए सिर्फ एक जन लोकपाल बहुत बड़ी चीज है और उसी से शायद व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगा। से कोई ब्लैक जादू तो नहीं है, काला जादू, बिल्कुल, और कोई ऐसी जादू की छड़ी भी नहीं कि वो व्यवस्था परिवर्तन कर दे। उमेश जी, बिल्कुल ये सवाल हम भी लगातार कर रहे हैं कि सिर्फ एक ही मुद्दा क्यों नजर आ रहा है अन्ना हजारे को। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ पटना से आदित्य जुड़ गए हैं। स्वागत है आदित्य, आपका आरएन अभियान में, क्या कहना चाहेंगे? आदित्य, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? तो लगता है कि फिलहाल आदित्य से संपर्क हमारा आदित्य से फिलहाल हमारा संपर्क टूट गया है और रुख करेंगे अब अभिरंजन जी की तरफ। अभिरंजन जी, आप देख रहे होंगे जिस तरीके से लगातार चर्चा चल रही है, दर्शक जुड़ रहे हैं, क्या हम इस बात को माने? अन्ना हजारे की अगर बात करें तो पहले भी हमने देखा था कई बार पूर्व सहयोगी, कभी जैसा आपने भी इससे पहले कहा कि अरविंद केजरीवाल ने उन्हें हाईजैक कर रखा था, तो अब ऐसा लग रहा है कि शायद वीके सिंह ने उन्हें हाईजैक कर रखा है। और साथ ही साथ आपने उनके जो बयानों में भी देखा होगा कि अन्ना का वो अपना बयान नहीं आता था, पीछे से कुछ आवाज आती थी, फिर अन्ना उस बात को आगे बढ़ाते हुए कहते थे कि हाँ इतना वक्त लगेगा या इतना वक्त लगेगा। तो क्या 15 साल जो अन्ना कह रहे हैं कि और सिर्फ जन लोकपाल की बात कर रहे हैं, तो क्या जन लोकपाल से पूरे तरीके से व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगा? लोकपाल पर तो देखिए मैं बहुत कुछ बोल चुका हूं और मुझे लगता है एक ही बात को कितनी बार बोलूं। मैंने बार बार कहा है कि मुल्क में 35,000 कानून हैं, 35,000 कानूनों से देश की तकदीर नहीं बदली तो आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हो कि एक कानून लाकर आप जो है देश की तकदीर बदल दोगे। जहां पर आपको चोट करनी है वो करो। मैंने कल भी कहा और मैं बार बार कहता हूँ कि 3 रिफॉर्म्स हमको सबसे पहले चाहिए। हमको पॉलिटिकल रिफॉर्म जिसके अंदर इलेक्टोरल रिफॉर्म भी आता है, हमको पुलिस रिफॉर्म चाहिए, हमको एजुकेशन रिफॉर्म चाहिए। ये 3 रिफॉर्म हमको सबसे पहले चाहिए और ये 3 रिफॉर्म आप ले आओ, आप देखो कि ये देश बदलने लगेगा। इन्हीं कानूनों से आपके देश की तकदीर बदल जाएगी जो अभी हैं। कानूनों में छेद निकालना बहुत आसान होता है, कितने कानून आप बदलोगे और कितने कानूनों में आप संशोधन करवाओगे और कितने कानून आप नए नए बनाते रहोगे। आप इस देश में सिर्फ कानून ही बनाना जानते हो क्या? हर आदमी उछलकर सामने आ जाता है, कहता है एक नया कानून बना दो। ऐसे नहीं होता है भैया। ये मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क है, 125 करोड़ लोगों का मुल्क है। कानून बनाना 5 लोगों के कहने से नहीं होता है। 5 लोगों के कहने से अगर कोई सरकार कानून बना भी देगी तो उसके बाद 5 करोड़ लोग खड़े हो जाएंगे कि मेरी भावनाओं का तुमने कहां पर ख्याल रखा। यहां पर
चाहे मैं अपने नेताओं से जितना भी नाराज रहता हूं, मैंने बार बार कहा सांसदों विधायकों की कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन मैं निंदा नहीं करता हूं, लेकिन इसके बावजूद मैंने बार बार कहा कि हमारी संसद सर्वोपरि है और हम यह मानते हैं कि कानून अंतिम रूप से संसद से ही पास होना चाहिए और सारे लोगों की सहमति से ही पास होना चाहिए। तो इसलिए इन चीजों में मुझे नहीं जाना है। मैं आपको दूसरी चीज कहता हूं, अन्ना हजारे साहब ने इसलिए निराश किया है मुझे, क्योंकि आप देखिए अभी कई सारे उनके जो टीम अन्ना के लोग हैं वो लोग आए, कई लोग मुझसे बात की है, कई लोगों से मैंने बात की है। टीम अन्ना में बहुत भारी पैमाने पर नाराजगी और निराशा है। कई लोगों ने यहां तक कहा कि हम तो गए थे इंडिया अगेंस्ट करप्शन की रैली में और लौटे हम जनतंत्र मोर्चा से। कई लोगों ने यहां तक कहा कि जनतंत्र मोर्चा कैसे और कब बन गया, किसके कहने पर बन गया, उसके लिए कौन सी किन किन लोगों से रजामंदी ली गई, हमें नहीं मालूम, हमें तो मालूम भी नहीं था कि जनतंत्र मोर्चा जैसी कोई चीज बनने वाली है। तो इन बातों से कहीं से यह भी लगता है कि लोकतंत्र के जो सबसे बड़े झंडाबरदार आज अन्ना हजारे जी हैं, उनके अपने 10 लोगों के बीच में कितना लोकतंत्र है वो पता नहीं। 2 लोगों से चर्चा करके किसी दिन जो है जनतंत्र मोर्चा बना लेते हैं और बाकी उनके संगठन में जो हजारों हजार कार्यकर्ता होते हैं उनको कानों कान खबर नहीं होती है। तो यह लोकतंत्र के खिलाफ वाली भावना है। दूसरी चीज मैं कहता हूं, अभी राजेंद्र सिंह से हमारी बात हुई। राजेंद्र सिंह का हमने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया है, वो इंटरव्यू हम बहुत जल्दी आर्यन टीवी पर दिखाएंगे। और मैं चाहता हूं कि कांग्रेस के नेता, बीजेपी के नेता, जेडीयू के नेता, लेफ्ट के नेता, जितने बिहार के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जितनी बिहार की जनता है, जितने आर्यन टीवी के दर्शक हैं, सारे लोग उस इंटरव्यू को देखें। इसलिए देखें क्योंकि मुझे कहीं से लगा कि अन्ना हजारे के अगल बगल 2 लोग हैं, ये तीसरा आदमी राजेंद्र सिंह है। इस राजेंद्र सिंह से बात करनी चाहिए तो असली बात पता चलेगी कि आखिर ये पूरा खेल चल क्या रहा है। और राजेंद्र सिंह से जब हमने बात की तो निश्चित रूप से वो सारा खेल निकल कर आया है। राजेंद्र सिंह एक ईमानदार सामाजिक कार्यकर्ता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उन्होंने पानी के लिए बहुत काम किया है राजस्थान में, वहां कई सूखी नदियों में पानी उन्होंने बहा दी। उनसे हमने जब बात की तो उन्होंने सारी चीजें खुलकर बयान किया। उन्होंने यहां तक वो खुलकर नहीं कह पाए कि संघ और बीजेपी की बैकिंग नहीं है इस जनतंत्र मोर्चा को और अन्ना को, नहीं कह पाए राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि मुझे मौका नहीं था वरना मैं नीतीश कुमार के भ्रष्टाचार पे बोलता। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आपने वहां पर नहीं बोला, यह भी एक मंच है, मुहामुही भी एक मंच है, आर्यन टीवी भी एक मंच है, आप इस मंच पर बोलिए। और फिर राजेंद्र सिंह ने सारी चीजें कही। राजेंद्र सिंह जी ने यहां तक कहा कि मुझे नीतीश कुमार की सरकार में कोई अच्छाई दिखाई नहीं देती है। तो आप ये देखिए, और राजेंद्र सिंह जी ने यहां तक कहा कि दिल्ली से ज्यादा भ्रष्ट पटना है, दिल्ली से ज्यादा भ्रष्टाचार पटना की सरकार में है। तो कहीं से आप देखिए कि अन्ना हजारे जिन 4-5 लोगों से घिरे हुए हैं, उन 4-5 लोगों में भी वो एकता बनाकर नहीं रख पाते हैं। तो आप कैसे पूरे देश का नेतृत्व करेंगे? तो आप चाहे उसको इस भाषा में कहें कि उनको कुछ लोगों ने हाईजैक कर रखा है, या जैसे सत्यनारायण मदन जी ने कहा कि उनका नेतृत्व ही अक्षम है। दोनों बातों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। बात यह है कि आप 10 लोगों को एकजुट नहीं रख पाते हैं, तो 125 करोड़ लोगों के हिंदुस्तान को आप कैसे बिल्कुल अभिरंजन जी, उसको आप लीड कैसे करेंगे? यही एक छोटा सा मेरा सवाल है आपसे कि इससे पहले भी हमने देखा था अरविंद केजरीवाल को उन्होंने इसलिए अपनी टीम से अलग कर दिया कि कहा कि वो सत्ता के लोभी हैं, राजनीति के लोभी हैं। तो क्या अभी वीके सिंह और राजेंद्र सिंह को भी वो अलग करेंगे? वीके सिंह का भाषण उतना पॉलिटिकल था जितना किसी पॉलिटिकल लीडर का पॉलिटिकल नहीं हुआ करता है। पॉलिटिकल लीडर के पास हाथ में कुछ सत्ता होती है, कोई पद होता है, कोई कुर्सी होती है, उसके बाद भी वो उतने कॉन्फिडेंस के साथ वादे नहीं करता है जितने बिना पद के, बिना सत्ता के, बिना किसी अधिकार के वीके सिंह साहब ने वादे कर दिए। वीके सिंह साहब ने किसी को नहीं छोड़ा। उन्होंने गरीबों से वादा किया, आदिवासियों से वादा किया, मजदूरों से वादा किया, किसानों से वादा किया, छात्रों से वादा किया, सब लोगों से वादे कर दिए, गृहिणियों से वादा कर दिया कि मुफ्त गैस सिलेंडर दे दूंगा। तो वीके सिंह का भाषण उतना पॉलिटिकल था जितना किसी पॉलिटिकल लीडर का पॉलिटिकल नहीं हुआ करता है। और अब मुझे यह लगता है कि जो सेना के अंदर वो खेल चल रहा था, हम लोगों ने उस वक्त आंख मूंदकर वीके सिंह साहब पे भरोसा किया। क्या हमारा आंख मूंदकर वीके सिंह साहब पर भरोसा करना उचित था या नहीं था? तो कई सारी चीजें निकलेंगी, वक्त गुजरेगा, चीजें खुलेंगी, पर्दे हटेंगे, तो बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। लेकिन यह बात जरूर है कि मीडिया के सहारे एक आंदोलन खड़ा हुआ 2 साल में। चलिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक माहौल बना, लड़ाई नहीं छूटेगी, लड़ाई बीच में नहीं रुकेगी। अन्ना हजारे उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे तो दूसरे लोग आगे बढ़ाएंगे।
कोई लड़ाई मुद्दा मरता नहीं है, सवाल मरते नहीं है किसी लोकतंत्र में, किसी जिंदा मुल्क में। सवाल जिंदा रहते हैं, और सवाल अगर जिंदा है तो आंदोलन भी जिंदा रहेगा। नेता बदल जाएगा, अन्ना हजारे नहीं, कोई और सही। हिंदुस्तान इतना कमजोर नहीं है, कायर नहीं है। हिंदुस्तान के नौजवान देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल। इसी बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं पटना से, बबलू हैं। स्वागत है बबलू जी, आर्यन अभियान में। क्या कहेंगे आप? मैं सबसे पहले तो आपसे यह कहना चाहता हूं कि अन्ना हजारे शब्द का जो है चोर है जी। चूंकि महात्मा ज्योतिबा फुले बाबा भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के जो है गुरु थे जी। और महात्मा फुले ने उस समय कहा था कि व्यवस्था में परिवर्तन करो जी। और जब अन्ना हजारे जब फूल के दुकान पर काम करते थे जी, वो पूना से बिलोंग करते थे। महात्मा फुले जी का भी समाधि स्थल का क्षेत्र पूना ही रहा है जी। इतनी कार्यक्रम उन्होंने किया, एक बार भी महात्मा फुले का उन्होंने नाम नहीं लिया जी। और जो माने बुनियादी जो है फूल के दुकान से इनकी उत्पत्ति हुई है, संरक्षण इनका पेट का जो है भरण पोषण सब कुछ हुआ है जी। तो महात्मा फुले जी ने अपने किताब में और उस समय के वक्तव्य में कहा था कि व्यवस्था में परिवर्तन करो तभी कोई जो है समस्या का निदान है। ये शब्द को जो है वहां से हाईजैक करके ये शब्द को बोला गया, लेकिन महात्मा फुले जी का नाम नहीं लिया गया। बिल्कुल 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 बबलू जी, सही कहा आपने निश्चित तौर पर कि कहीं ना कहीं अन्ना हजारे लगता है कि उनको भूल चुके हैं, और खुद फूलों की दुकान से उन्होंने शुरुआत भी की थी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो धीरे धीरे वक्त की भी हमारे पास मजबूरी हो गई। एक अंतिम प्रतिक्रिया आप सब मेहमानों की चाहेंगे। सबसे पहले विनोद जी, आप कि जिस तरीके से सारी चर्चा चली, अभिरंजन जी ने जो बातें कही, मदन जी और उमेश जी ने जो बातें कही, निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि शायद स्पष्ट नहीं है। और जैसे कभी केजरीवाल को इस टीम से अलग किया गया था, अभिरंजन जी ने जो बात कही कि वीके सिंह का भाषण पूरे तरीके से पॉलिटिकल भाषण दिखाई दे रहा था, उनकी भी मंशा दिखाई देने लगी है। देखिए, निश्चित रूप से अभिरंजन जी जो बातें कही एकदम करीब करीब सत्य है। और अन्ना हजारे जी को आत्ममंथन करना होगा फिर से कि वो क्या कर रहे हैं, उसका क्या लोगों में प्रतिक्रिया हो रही है, उनको पता करना होगा विभिन्न स्रोतों से। और उन्हें एक नक्शा पहले बनाना होगा, अपना जो मोर्चा हो, चाहे जो गतिविधि है, चाहे जो आंदोलन चलाना चाह रहे हैं, पहले नक्शा बनेगा तब उस पर बिल्डिंग खड़ी होगी। वो बिना नक्शा के बिल्डिंग खड़ा कर रहे हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है। देश की जनता को बरगलाना चाहते हैं, युवाओं को बरगलाना चाहते हैं, जो कि सब लोग समझ रहे हैं इस बात को। और खास करके पटना में आकर लोग समझ गए, जो इनका वक्तव्य आया केवल एक पार्टी को साधा इन्होंने और सबको बचाने का काम किया। तो निश्चित रूप से बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। और जो भी 1500 लोग आ रहे हैं, हमको लगता है अगली बार से वो लोग भी आना बंद कर देंगे। तो बहुत दिनों तक नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, हटेगा, हटेगा, निश्चित रूप से हटेगा, क्योंकि किसी को अंधकार में बहुत दिन तक हम नहीं रख सकते। चलिए, पर्दा हटेगा जल्दी। मदन जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी भी। मेरी पहली प्रतिक्रिया तो यही है कि इस तरह की जो ऐतिहासिक क्षण बहुत कम आते हैं जनता में, जबकि जनता बदलाव के लिए तैयार होती है। वो क्षण हम एक बार चूक रहे हैं फिर, और चूक रहे हैं जनता की गलती से नहीं, बल्कि नेता जो नेतृत्व की अक्षमता से। एक बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि अन्ना हजारे का जो नैतिक अपील था, हमको लगता है कि पटना के गांधी मैदान से वो नैतिक अपील भी अब खत्म होने वाला है। जो नीतीश कुमार के भ्रष्टाचार पर उनकी कोई नज़र नहीं गई, तो ये सब लोगों ने महसूस किया है, ऐसा नहीं है। और जो कंट्राडिक्शन, अंतर विरोध केजरीवाल के ज़माने में कम दिखता था, गांधी मैदान के मंच पर बहुत ज़्यादा दिखा। इसलिए हमको लगता है, मेरा तो मानना है, अभिरंजन जी ने जो कहा कि मुद्दे तो नहीं मरेंगे, आंदोलन भी नहीं रुकेगा, नेतृत्व, कोई नया नेतृत्व आएगा। लेकिन हमको लगता है कि अन्ना के नेतृत्व का अब डिमिनिशिंग रिटर्न होने वाला है। उमेश जी। नहीं, बिल्कुल ठीक इन्होंने कहा है, मैं भी इनके मत से ही सहमत हूँ। लेकिन मैं अभी भी कहूँगा कि अन्ना जी को थोड़ा सा अपने आप में सुधार लावें, अच्छे लोगों से अपना एक कंक्रीट ऑब्जेक्टिव तय कर लें। और जितने सोशल एक्टिविस्ट पूरे देश में हैं, मैं एनजीओ की बात नहीं कर रहा हूँ जो अर्थ से जुड़े हुए हैं, लेकिन सोशल एक्टिविस्ट जितने हैं जो परिवर्तन चाहते हैं, और जनता की जो 110 करोड़ जनता की समस्याएं हैं, उसको मेन स्ट्रीम में लाते हुए इनको नए सिरे से
पहल करने की जरूरत है। ये डरे नहीं, ये लगता है कहीं न कहीं से डर भी रहे हैं। चलिए, ये डरे नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, सारे लोग इनके साथ होंगे, लेकिन प्रॉपरली इसको प्रोजेक्ट करें राष्ट्रीय स्तर पर, राज्यों के स्तर पर। चलिए, प्रॉपरली प्रोजेक्ट करने की जरूरत होगी। एक अंतिम प्रतिक्रिया संक्षेप में अभिरंजन जी आपकी भी। देखिए, मैंने कहा और मैं उसी को रिपीट करता हूं, जिंदा मुल्क में चूंकि मुद्दे नहीं मरा करते हैं, सवाल नहीं मरा करते हैं, इसलिए भ्रष्टाचार के खिलाफ ये आंदोलन तो देखिए, ये लड़ाई तो जारी रहेगी। इस देश में हजारों लाखों ऐसे लोग हैं जो अपने शरीर के खून की आखिरी बूंद तक इस लड़ाई को जारी रखना चाहेंगे, तो ये लड़ाई जारी रहेगी। दूसरी चीज मैं ये कहता हूं, एक अपील है आर्यन टीवी के दर्शकों से और सारे पॉलिटिकल वर्कर से, सोशल वर्कर से और बिहार और झारखंड के एक एक सिटीजन से कि आप राजेंद्र सिंह का वो इंटरव्यू हम जल्दी प्रसारित करेंगे, जब भी प्रसारित करेंगे आप देखिएगा जरूर, उससे आपकी नजर साफ होगी, आपको आंदोलनों के बारे में, अपने नेताओं के बारे में, मुद्दों के बारे में आपकी नजर साफ होगी। वो इंटरव्यू आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। बिल्कुल सही कहा अभिरंजन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस पूरे 1 घंटे के दौरान आपका। और आपका भी शुक्रिया, उमेश जी आप आए, आपने चर्चा की। मदन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। विनोद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कि आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी बेबाक राय हमारे सामने रखी। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय और सुझाव आप हमें मेल और चिट्ठी के जरिए भी भेज सकते हैं। तो आर्यन अभियान में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन चलते चलते हम आपको छोड़ जाते हैं अन्ना की रैली पर संपादकीय के साथ कि आखिर अन्ना की रैली के बहाने क्या उन्होंने अपनी साख गिरा दी। अन्ना हजारे को पटना में देखना और सुनना एक बड़ी घटना होती अगर यहाँ भी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उनका वही कमिटमेंट, वही ओज और वही तेज दिखाई देता जिसके लिए वो जाने जाते हैं। लेकिन दुख हो रहा है यह कहते हुए कि अन्ना का तेज यहाँ फीका दिखा, इस बात के बावजूद कि मंच से बार बार उन्होंने अपने ब्रह्मचर्य के अक्षुण्ण होने की बात कही। अन्ना की रैली किस राह जाने वाली है, इसका अंदाजा कुछ तभी हो गया था जब गांधी मैदान में इजाजत के लिए खुद अन्ना हजारे ने नीतीश कुमार को फोन किया और वीके सिंह उनसे मिलने पहुंच गए। जब रैली की इजाजत मिल गई तो सुशासन बाबू को थैंक यू भी बोला गया। आखिर इतने एहसान लेकर कोई सच्ची सच्ची कैसे बोल सकता है। सो भ्रष्टाचार के खिलाफ इस रैली में बिहार में व्याप्त भ्रष्टाचार पर एक भी शब्द नहीं बोला गया। और तो और जिस जनतंत्र मोर्चे के घोषणा पत्र में गरीबों, मजदूरों, किसानों की बात कही गई, आम लोगों का राग छेड़ा गया, उन आम लोगों, गरीबों, मजदूरों, किसानों के साथ बिहार में लगातार हो रहे छल पर कोई टिप्पणी नहीं की गई। न जाने क्या अन्ना हजारे जी और नीतीश कुमार जी में डील हुई थी, यह तो वही दोनों जाने। लेकिन इतना तय है कि भ्रष्टाचार सिर्फ सन्यासियों की तरह प्रवचन देने से नहीं मिटेगा, बल्कि जहां जहां से भ्रष्टाचार पोषित, पल्लवित और पुष्पित हो रहा है, वहां जड़ में जाकर मट्ठा डालने का काम किया जाए। अच्छा लगता है जब अन्ना हजारे केंद्र की कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार पर बोलते हैं। आज भी मंच से उन्होंने कहा कि जन लोकपाल बिल पास हो जाए तो मनमोहन के 15 मंत्री जेल में होंगे। उनकी बात का समर्थन है, पर भ्रष्टाचार से यह कैसी लड़ाई है जिसमें यूपीए के भ्रष्टाचार पर तो तलवारें भांजी जा रही हैं, लेकिन एनडीए के भ्रष्टाचार पर उंगली उठाने तक से परहेज है। क्या गांधी जी ने यह कहा था कि भ्रष्टाचार से लड़ाई में मिस्टर एक्स के भ्रष्टाचार पर तो बोलना, लेकिन मिस्टर वाई के भ्रष्टाचार पर मेरा बंदर बन जाना? मंच से सारी बातें गोलमोल की गईं। जनतंत्र मोर्चा नाम से एक ऐसे मोर्चे का ऐलान किया गया जो सुनने में संयुक्त प्रगतिशील मोर्चा, वाम मोर्चा, तीसरा मोर्चा, राष्ट्रीय मोर्चा वगैरह जैसा ही लगता है। इतना ही नहीं, जनतंत्र मोर्चे का घोषणा पत्र भी बिल्कुल राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र जैसा ही हवाई नजर आया। बातें बड़ी बड़ी, लेकिन उन्हें साकार कैसे किया जाए इसका कोई खाका नहीं। घोषणाओं में तो यहाँ तक कह दिया गया कि गरीबों को मुफ्त गैस सिलेंडर दिया जाए, यानी पूरी तरह राजनीतिक खेल। और दावा ये कि यह राजनीतिक मंच नहीं है। सच तो ये है कि अन्ना के पास जनलोकपाल के ड्राफ्ट के अलावा देश के किसी भी अन्य मुद्दे पर अभी तक कोई ठोस होमवर्क या ड्राफ्ट नहीं है। और सिर्फ एक जनलोकपाल से होगा भी क्या? इस देश में 35,000 कानूनों से कुछ नहीं हुआ तो एक और कानून से क्या हो जाएगा? लेकिन अन्ना ने गणित लगाकर कह दिया है कि जनलोकपाल से भ्रष्टाचार 60% रुक जाएगा। हमारी स्पष्ट मान्यता है कि मजबूत जनलोकपाल बने, लेकिन इससे पहले इस देश में बड़े पॉलिटिकल रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म और एजुकेशन रिफॉर्म की जरूरत है। आंदोलन इनके लिए होना चाहिए और सबसे पहले होना चाहिए। ये 3 चीजें हो जाएं तो मौजूदा 35,000 कानूनों से ही देश की तकदीर बदल जाएगी। एक और कानून की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ,
इस बात पर हम ज्यादा हाहाकार नहीं मचाने वाले कि अन्ना की रैली में भीड़ नहीं जुटी। हमारा मानना है कि अगर 10,000 लोग भी जुटे हों और वे जागरूक और कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति रखने वाले लोग हों तो देश की सूरत बदल सकती है, क्योंकि आसमान एक ही चंद्रमा से रोशन हो उठता है। लाखों करोड़ों अनगिनत बेमकसद तारे उसका अंधेरा दूर नहीं किया करते। आप इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय, अपने सुझाव, अपनी समस्याएं हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं feedback@rntv.co.in। पत्र भेजने का पता है संपादक RNTV, 306 महाराजा कामेश्वर कॉम्प्लेक्स, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,000। इंटरनेट पर आर्यन अभियान देखने के लिए लॉगिन करें www.rntv.co.in।